बेटा, क्या हालचाल? बढ़िया। तो मेरा नाम है लवकेश दुबे। और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है बोर्ड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयन के बारे में। आयन आगे की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम बनने वाला नहीं है। तो आयन तो देखना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। अब ये बात जो हमने बताई थी, इस बात को बताया था एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है, यानी कि उससे छोटा कण नहीं हो सकता। परमाणु को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर धीमे धीमे टाइम आगे बढ़ा, कई सालों बाद साइंस ने और तरक्की की, नई नई खोजें हुई, तो इस बात का पता चला कि परमाणु से भी छोटा कण मौजूद है। और दरअसल जो परमाणु होता है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। और किसी भी पदार्थ का परमाणु हो, सभी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो उनसे भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कौन से कण होते हैं? तो देखो, कोई भी परमाणु हो, माने किसी भी पदार्थ का परमाणु हो, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से मिलके बना होता है। कौन कौन से? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। ये 3 कण परमाणु से भी छोटे होते हैं। और हर पदार्थ का परमाणु, हर तत्व का परमाणु इन्हीं 3 टाइप के कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित कण होता है, ठीक है, माइनस चार्ज होता है इस पर। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस या माइनस कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इन 3 टाइप के कणों से मिलके किसी भी पदार्थ का परमाणु बना होता है, किसी भी तत्व का परमाणु बना होता है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब सारे परमाणु इन्हीं 3 टाइप के कणों से मिलके बने होते हैं तो फिर हर तत्व का परमाणु अलग अलग कैसे होता है? एक पदार्थ, एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? उसके गुण अलग अलग क्यों होते हैं, जबकि इन्हीं तीनों कणों से मिलके सारे परमाणु बने होते हैं? तो भाई देखो, ये चीज़ डिपेंड करती है कि उस परमाणु के अंदर इन कणों की संख्या कितनी है। इन कणों की संख्या के चेंज होने के हिसाब से उस परमाणु के गुण भी चेंज हो जाते हैं, मतलब उसकी प्रकृति भी चेंज हो जाती है। माने हर तत्व के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो 3 कण हैं, इनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के जो गुण होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बदलने के हिसाब से परमाणु के गुण भी बदलते रहते हैं। ठीक है,
ये 3 कड़वाहट हो गई। अब पता कैसे चलेगा कि किस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। तो भाई उसके लिए 9th में पढ़ाया गया होगा, मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए। अगर 11th या 12th में हो तो इतनी बात पता होनी चाहिए। जैसे इस तरह से लिखा देखा होगा, परमाणु का सिंबल लिखा है Na, माने सोडियम परमाणु है ये, और उसके आगे इधर 11 ऊपर 23, इस प्रकार से नंबर लिखे देखे होंगे। ठीक है, ये नंबर क्या है? नंबर एक, पहली बात कि ये नंबर हमें याद रखने होते हैं। ठीक है भाई, इन नंबर को, इस नंबर को हम कहते हैं, जो इधर नीचे की तरफ आगे लिखा होता है, इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर। इसको, और ये जो नंबर लिखी होती है इसको कहते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ठीक, मतलब क्या है परमाणु क्रमांक का और परमाणु भार का? देखो, इन्हीं नंबरों से हम ये पता लगा पाएंगे कि इस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। और ये नंबर हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको पता करने का और कोई तरीका नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने सभी परमाणुओं के एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल के और उनको एक शॉर्टकट में नंबर दे दिए, उसी हिसाब से अब इन नंबर से इनको याद रख के हम लोग पता कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, और कोई तरीका नहीं है। कैसे जानेंगे? तो देखो, उसके लिए थोड़े सिद्धांत हैं, 1-2 फॉर्मूला हैं। परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या, और इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। माने परमाणु क्रमांक देख के हम ये बता देंगे कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। 9th क्लास में वैसे पढ़ा दिया गया होगा, अगर जिसको नहीं पढ़ा है इसने तो देख लो। ठीक है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात है वो है परमाणु भार। तो परमाणु भार इक्वल टू होता है भाई न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर हमें किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद है तो हम इन 2 बातों के मदद से उसके इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लो। परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। अगर इसी के रेफरेंस में देखें तो परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो यहाँ पे अगर कोई कहे कि प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितने? परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन भी 11 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। भाई परमाणु क्रमांक के बराबर है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कितना है? 11।
प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 11। उसके बाद अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो परमाणु भार यहाँ निकाल लें, परमाणु भार कितना है 23 इक्वल टू ये हो गई न्यूट्रॉनों की संख्या और ये हो गई प्लस प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या हम यहाँ से निकाल चुके हैं 11, तो ये यहाँ लिख दिया 11। यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 11, इधर 23 में से घट जाएगा, 23 माइनस 11 कितना बचा 12। ठीक है भाई, तो अगर हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जा सकती है। नंबर से याद रखने हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद रखना पड़ता है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। परमाणु क्रमांक ज़्यादा याद रखना पड़ता है, वैसे परमाणु भार तो ज़्यादातर जहाँ पे ज़रूरत होती है क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो याद ही रखना पड़ता है और वैसे फिर धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते परमाणु भार भी याद ही हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लेना। ठीक है भाई, उसके बाद इन दो फॉर्मूले कह लो, इन दोनों की मदद से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। और वैसे कोई फॉर्मूला है भी नहीं यार, उसमें क्या है, बस खाली इतना समझ लो कि परमाणु क्रमांक जो नीचे वाला नंबर है ये इतने ही प्रोटॉन और इतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद सीधा सीधा जब न्यूट्रॉन की बात करें तो सीधा सीधा दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देना है, मतलब ऊपर वाली संख्या जो है उसमें से नीचे वाली संख्या घटा देना है, वो न्यूट्रॉन हो गए, वही है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता करने के लिए। एक दिए दे रहे हैं, खुद से ट्राई करके देख लेना। हम कहें 16s32, ये सल्फर परमाणु है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार 32 है, तो यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। हम कहें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताओ, तो परमाणु क्रमांक देख लो, परमाणु क्रमांक कितना है 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16 और प्रोटॉन भी 16। अब हम कहें न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटा दो, यानी कि 32 में से 16 घटा दिए तो न्यूट्रॉन भी इसमें 16 ही हैं, यानी कि 16 16 16, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों 16 16 16 हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 11 और न्यूट्रॉन 12। ठीक है भाई, तो कोई कठिन बात नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, मिटा रहे हैं। अब इतना जान लिया है तो थोड़ा और जान लो, अब 9th की थोड़ी सी और बात कर लें। तो 9th में मेरे ख्याल से परमाणु कैसा होता है इसके बारे में भी बताया गया होगा, पढ़ा भले ना हो, ठीक है, लेकिन बताया तो गया ही होगा। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो देख लो। तो 9th में हमें जैसे बताया गया है कि परमाणु कैसा होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके तो बना है, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे प्रोटॉन रहते हैं और कैसे न्यूट्रॉन रहते हैं, कि परमाणु की संरचना किस टाइप की होती है। तो 9th में जैसा बताया गया था तो उतना ही अभी जानो, वैसे तो और भी बहुत कुछ होता है, वो 11th में जब परमाणु संरचना चैप्टर आएगा उसमें सारी बातें बताएंगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन फिलहाल जितना 9th में बताया गया है उतना दिमाग में होना ज़रूरी है, उससे बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा आगे पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, तो देखो भाई 9th में जो बताया गया था वो हम बता रहे हैं। 9th में तुम लोगों को इस तरह से बताया गया था, देखो कि कोई भी परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है, गोलाकार। ठीक है, और उस परमाणु के सेंटर में, केंद्र में, बीचों बीच बहुत छोटी सी जगह एक होती है, बहुत छोटी सी जगह, जिसको हम कहते हैं नाभिक। इसको हम कहते हैं नाभिक। ठीक है, 3 प्रकार के टोटल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से 2 टाइप के कण, जैसे कि हम कहें Na1123, तो यहाँ से हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितने 11, प्रोटॉन कितने 11 और न्यूट्रॉन कितने 12।
ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो दो टाइप के कण होते हैं, ये दोनों टाइप के कण नाभिक के अंदर रहते हैं। वो सेंटर में जो छोटी सी जगह होती है उसके अंदर, ठीक है। तो नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश होता नहीं है। तो इसका मतलब अब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, तो नाभिक के अंदर आवेश कैसा रहेगा? प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। तो कुल मिला के नाभिक में आवेश कैसा रहेगा? प्लस का, यानी कि जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है, ठीक है। प्रोटॉन कितने? 11 और न्यूट्रॉन 12, यानी कि कुल मिला के जो 23 कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जो 23 कण हैं, ये टोटल पूरा कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर, ठीक। अब बात आई इलेक्ट्रॉन की। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, ठीक है। वृत्तीय कक्षाओं में सर्कुलर मोशन, ठीक। तो जैसे ये नाभिक है, अब नाभिक के चारों तरफ क्या है? वृत्तीय कक्षाएं हैं। तो वृत्तीय कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इस तरीके से, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरह से मूव करता है, ठीक है। उसी तरह से एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और वैसे ही मान लो और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले गोले में घूम रहे हैं, इस वाले अपने रास्ते में घूम रहे हैं। फिक्स वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिस पे घूम रहा बस उसी पे घूमता है, तो उसी पे घूम रहे हैं ये दोनों। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूम रहे हैं, मतलब इन 8 का एक ही रास्ता है, उसी पे 8 घूम रहे हैं। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक अलग रास्ता बनाए हुए है, उस पर घूम रहा है। टोटल 11 हो गए। देखो, 2 पहले वाले में, 8 दूसरे वाले में और 1 तीसरे वाले में। 8 2 10 और 11। अब पहले वाले में 2 ही क्यों घूमते हैं, दूसरी वाली में 8 क्यों घूम रहे हैं, तीसरी वाली में 1 ही क्यों घूम रहा है? तो भैया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड बात है, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जिसको पता है अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब बता देंगे, ठीक है। जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जैसे 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बना लेते हैं। तो यही भिन्न भिन्न परमाणुओं का, 2 या 2 से अधिक सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के परमाणुओं का आपस में जुड़ना, या फिर जैसे जुड़े हुए परमाणु हो, माने कोई अणु बन रखा हो, तो उनसे परमाणुओं का टूट के अलग होना, काम दोनों होते हैं। परमाणुओं का आपस में जुड़ के अणु का निर्माण करना, या किसी अणु में किसी अणु को टूट के अलग अलग परमाणुओं में बदलना। ये पूरी कहानी, इसी को बोलते हैं रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रासायनिक क्रिया, ठीक है। अब इस रासायनिक क्रिया में, माने जुड़ना और टूट के अलग होना, इस पूरी कहानी में, यानी कि रासायनिक क्रिया के अंतर्गत जो खेल खेलते हैं, ये पूरा खेल इलेक्ट्रॉन खेलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं खेलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बेचारे आराम से बस नाभिक के अंदर बैठे रहते हैं इस तरीके से। ये पूरा खेल खेलते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन खेल खेलते हैं? तो देखो भाई, परमाणु जो होते हैं उनकी प्रकृति होती है 2 तरीके की। प्रकृति माने मतलब नेचर, जैसे उनकी, जैसे अपन लोग में दोस्त लोग होते हैं जैसे, तो अब किसी दोस्त की प्रकृति है कि शाम तक जब तक बैठ के घंटा भर गप्पे नहीं मार लेगा तो तब तक उसको खाना नहीं हजम होगा। तो ये क्या है? उसका एक नेचर है, प्रकृति है। वैसे ही परमाणुओं की प्रकृति होती है।
कुछ परमाणुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की, और कुछ परमाणुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। ठीक है भाई। तो इसी प्रकृति की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रकृति की वजह से ही ये पूरी कहानी चलती है, मतलब रासायनिक क्रिया होती है, या कहें तो आपस में परमाणु जुड़ते हैं या जुड़े हुए होते हैं, वो टूट के अलग होते हैं। किस वजह से? इलेक्ट्रॉनों के लेन देन की वजह से, ग्रहण करने और त्यागने की वजह से। ठीक है भाई। देखो कैसे, जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, Na का ही ले लें। चलो Na, ये सोडियम है, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, हमें मालूम है सबको 11 होता है, यानी कि इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन और कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होते हैं, उनसे तो कोई लेना देना है नहीं। क्या है? इलेक्ट्रॉनों से लेना देना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 11। ठीक है। अब इसकी प्रकृति होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रकृति होती है इसकी। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। लिखेंगे नहीं, पता है 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया Na में से, -1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया इसने। अब क्या बन जाएगा ये? इसके अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Na के अंदर से, सोडियम परमाणु के अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na+, यानी इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? शायद पता होगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस का निशान आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस का निशान आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने प्लस के निशान, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उतने माइनस के निशान। नहीं समझे भाई? जैसे हम कहें कि सोडियम परमाणु है 11 Na23। देखो, अब इसका हम परमाणु बना लेते हैं, मान लो। ठीक है, ये हो गया नाभिक, ठीक, और ये हो गई कक्षाएं, इनमें इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया नाभिक, इसमें क्या है? 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, यही तो है। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी वाली में कितने थे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी वाली में 1। ठीक है। देखो, 11 प्रोटॉन नाभिक के अंदर, 11 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, यानी कि अभी देखा जाए तो प्रोटॉन होते हैं धन आवेशित, यानी कि प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज टोटल कितना है? 11, यानी कि 11 प्लस यहाँ लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस का चार्ज नाभिक के अंदर है। इलेक्ट्रॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस के निशान लगा लो 11, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, 11 माइनस के निशान हो गए, माने 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी देखो, अगर प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल करो तो 11 प्लस और 11 माइनस ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इससे ये हो जाएगा, इससे ये, इससे ये इससे ये और इससे ये, सारे प्लस और सारे माइनस एक दूसरे से कैंसिल। आवेश कितना बचा? 0। ठीक, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, माने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किसी को भी दे दिया हो, एक त्याग दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है भाई? ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसका मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो पूरे हैं, जितने थे कितने? 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रोटॉन पूरे हैं, प्रोटॉन तो कहीं गए नहीं हैं।
गया कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे होंगे? 10। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये कहीं चला गया, अब कितने बचे? 10। तो यानी कि माइनस के चिन्ह कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी प्लस और माइनस आपस में कैंसिल करो, ये इससे जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे करके प्लस माइनस कैंसिल, एक प्लस एक्स्ट्रा बचा, तो इसी वजह से इसके ऊपर एक प्लस लगा देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है भाई। अब उसी तरह से जैसे किसी परमाणु की प्रवृत्ति है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो ऐसे मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया, तो अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। भाई ये तो मालूम ही है कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है, यानी कि ओवरऑल जो आवेश है वो 0 है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आ जाता है एक्स्ट्रा, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस के उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में माइनस के, तो वो एक दूसरे से हो गए कैंसिल। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया है उसका तो माइनस साइन रहेगा ना। जैसे कि मान लो Cl परमाणु है, तो Cl का जो नंबर होता है, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, माने इसके नाभिक के अंदर 17 प्रोटॉन और कक्षाओं में 17 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। ठीक है, तो अभी ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं से पा जाता है, ले आता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस, माइनस नहीं बन जाएगा भाई, 17 प्रोटॉन नाभिक में, 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले के थे खुद के, यानी कि 17 प्लस के और 17 माइनस के, ओवरऑल 0। अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा पा गया है तो उसका माइनस चिन्ह एक ज़्यादा नहीं हुआ, प्लस माइनस जब कैंसिल करोगे तो एक माइनस चिन्ह बच जाएगा, भाई यहाँ पे लगा है तो Cl माइनस। तो इलेक्ट्रॉन के लेने मतलब त्यागने और ग्रहण करने की वजह से इनके ऊपर प्लस या माइनस के चार्ज आ जाते हैं। जिस परमाणु की जैसी प्रकृति वैसा उसके ऊपर आवेश। अगर कोई ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस का आवेश आ जाता है, अगर कोई त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस का आवेश आ जाता है। ठीक है भाई। तो ये जब आवेश आ जाता है, परमाणुओं के ऊपर जब आवेश हो जाता है, आवेश का मतलब हम कुल मिला के इतना समझ सकते हैं कि भाई अगर किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश लगा है, प्लस का या माइनस का चिन्ह लगा है, तो कुल मिला के उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा है, या फिर जितने होने चाहिए उससे कुछ कम है। जितने ही प्लस या जितने ही माइनस के चिन्ह लगे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास या तो ज़्यादा है और या फिर कम है, जितने होने चाहिए उससे। ठीक है भाई। तो Na के ऊपर जैसे एक प्लस का निशान लगा है तो इससे हम जान जाएंगे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, जितने होने चाहिए उससे एक कम है। इसके ऊपर एक माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ से हम जान जाएंगे कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे एक ज़्यादा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी परमाणु के ऊपर आवेश लगा हो, या कहें तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे कम हो या ज़्यादा हो, कुल मिला के प्लस या माइनस के चिन्ह लगे हों, एक लगा हो, दो लगे हों, तो उसे फिर बोलते हैं आयन। यानी कि परमाणु के ऊपर अगर आवेश आ जाए तो वही हो जाता है आयन। ठीक है भाई, आया होगा समझ में? हटाएं। अच्छा, ये तो हुई परमाणुओं की बात। उसी तरह परमाणुओं के झुंड के साथ भी ऐसा हो जाता है। जैसे मान लो 2 या 3 या 4 परमाणु आपस में झुंड बना के हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव। ठीक है भाई, ये एक आयन है, इसका नाम है सल्फेट, सल्फेट आयन। क्या है इसकी कहानी? तो देखो भाई, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, यानी कि सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से अगर SO4 के ऊपर 2 माइनस लगाया, अब इससे हमें क्या सेंस निकल रहा है? तो देखो, इससे सेंस ये निकल रहा है कि इसके अंदर देखो सल्फर के परमाणु कितने हैं? 1, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 16 होने चाहिए। ठीक है,
उसी हिसाब से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 4, और एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, यानी कि एक ऑक्सीजन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होने चाहिए? 8 चौको 32, तो 16 + 32 टोटल कितना हुआ? 6 2 8 3 1 4, यानी कि टोटल 48 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर माइनस के चिन्ह लगे हैं 2, इसका मतलब है कि इसके पास 48 इलेक्ट्रॉन के अलावा 2 और एक्स्ट्रा हैं, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 50। यानी कि इस झुंड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 48, लेकिन हैं कितने? 50। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 माइनस के चिन्ह लगे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी से लेके रखे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, ऑक्सीजन के पास है, ये बाद की बात है, ठीक है, उसका जब आएगा तब बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना समझो। SO4 2- यानी कि सल्फेट आयन है, इसके पास टोटल 48 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास हैं कितने? 50, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है भाई। तो अब ये क्या है? ये परमाणुओं का एक समूह है, झुंड है, और उसके ऊपर क्या लगा है? आवेश लगा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। तो इसका मतलब आयन की कुल मिला के, आयन की अगर डेफिनेशन यहाँ से हम निकालते हैं, आयन की डेफिनेशन निकालें तो डेफिनेशन हो जाएगी भाई, कैसे कैसे आयन देखे? एक तो आयन देखे इस टाइप के, इस टाइप के, और एक देखे इस टाइप के, Na+Cl- SO4 2-। ये 3 तरीके के तो आयन देखे। ये दोनों क्या थे? ये यहाँ हम देख रहे हैं, ये है परमाणुओं के ऊपर आवेश। ये क्या है? परमाणु, इनके ऊपर क्या लगा है? आवेश, यानी परमाणु हैं जो परमाणुओं के ऊपर आवेश। और ये क्या है? ये है परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह ही तो है। और उसके ऊपर भी क्या है? आवेश। तो आयन का मतलब परिभाषा सामने है, आवेश युक्त परमाणु, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक है भाई, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। बस बन गई डेफिनेशन। याद क्या करना है इसमें? कोई याद करने जैसी चीज़ थोड़ी ना है। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। अच्छा, अब ये तो तुम लोग ने भी देख लिया यार कि आयन 2 तरीके के हैं। देखो अगर आवेश के हिसाब से देखा जाए, किसी के ऊपर प्लस चार्ज होता है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो 2 तरीके के आयन, आवेश के हिसाब से आयन 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्लस चार्ज वाले, एक माइनस चार्ज वाले। तो जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उनको कहते हैं धन आयन, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है उनको कहते हैं ऋण आयन। ठीक है, अब एक एक 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे और तुमको ये बताएंगे कि इनकी ज़रूरत क्या है, और इन्हें समझने से, इन्हें पढ़ने से, इन्हें याद करने से फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम 2-2 4-4 उदाहरण लिख रहे हैं। 2-4 धनायन के लिखेंगे, 2-4 ऋणायन के लिखेंगे, फिर इनका महत्व भी बताएंगे। सबसे बड़ा तो काम क्या पड़ जाता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो बहुत है। ये 4-4 उदाहरण लिख लिए, 4 धनायन के, 4 ऋणायन के। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या है। इनका काम ये है भाई कि इनकी सहायता से हम बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे किसी ने पूछ दिया कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो एक एक करके समझो। सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र बताना है। तो देखो सोडियम, मान लो हमें आयन याद है, तो सोडियम आयन क्या है? सोडियम आयन यहाँ से देखो, सोडियम आयन Na+, तो यहाँ पे लिखा Na+। क्लोराइड
क्लोराइड देखो ये ऋण आगे वाला प्लस में होता है ज़्यादातर और पीछे वाला माइनस में, मतलब आगे वाला धनायन में मिल जाएगा ढूंढने से और पीछे वाला ऋणायन में मिल जाएगा। तो पीछे वाला ऋणायन में देखा Cl माइनस, ठीक। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस लिख लिए हमने। अब सूत्र कैसे बनाएंगे, मान के चलते हैं कि हमें ये याद है, सोडियम ऐसे याद है मौजवानी, सोडियम Na प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, इस तरह याद रखने। सल्फेट SO4 2 माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, कैल्शियम Ca2 प्लस, इस तरीके से याद रखने हैं। और भी है, इनसे केवल समझ लो, फिर और पूरी लिस्ट दे देंगे। करना क्या होगा, देखो Na के ऊपर चिन्ह गिनो कितने हैं, माइनस प्लस केवल चिन्ह गिनो कितने हैं, कितने चिन्ह हैं, एक। Cl के ऊपर कितने चिन्ह हैं, एक, यानी कि इसके भी ऊपर एक और इसके भी ऊपर एक। जब ऐसी कंडीशन हो कि धनायन के ऊपर भी एक प्लस का निशान हो, ऋणायन के ऊपर भी एक ही माइनस का निशान हो, यानी कि माइनस और प्लस के निशान धनायन और ऋणायनों में बराबर बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, केवल दोनों को जोड़ के पास पास लिख देना है, NaCl, ठीक है। एक और शब्द बन गया सोडियम क्लोराइड का सूत्र। जैसे हम कहें कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। आगे वाला कहाँ मिलेगा, धनायनों में मिलेगा दोनों, कैल्शियम Ca2 प्लस, पीछे ऋणायनों में मिलेगा सल्फेट दोनों, SO4 2 माइनस। क्या करना है, इसके ऊपर चिन्ह कितने हैं, दो, इसके ऊपर भी दो, दो प्लस के दो माइनस के बराबर बराबर हैं। जब बराबर बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, बस सीधे जोड़ के लिख देना है, CaSO4, खत्म, बन गया कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaSO4। समझ गए, मिटा रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें प्लस और माइनस चिन्ह की संख्या अलग अलग हो। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका बनाना है, इधर जगह नहीं इधर लिख दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आगे वाला सिरा कहाँ मिलेगा, धनायनों में, तो धनायनों में देखा कितना है, Al3 प्लस, सल्फेट SO4 2 माइनस, ठीक है भाई। क्या करना, देखो इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 2। आयन हमने बताया था दो तरीके के होते हैं, एक तो धनायन और ऋणायन, वो तो पता ही है, लेकिन वैसे कैसे, परमाणु, एक तो ऐसे होते हैं जिनमें परमाणुओं के ऊपर आवेश होता है और दूसरे परमाणुओं के समूह के ऊपर आवेश होता है, ठीक है। जैसे कि ये कैसा है, परमाणुओं का समूह, उसके ऊपर आवेश है, ये सिंगल परमाणु है, उसके ऊपर आवेश है। तो देखो जब संख्या अलग अलग हो, इधर 3 इधर 2, तो ऐसे केस में क्या करना है, इसके ऊपर जितने चिन्ह हैं गिन के उतनी संख्या इसके नीचे लिख दो, इसके ऊपर जितने चिन्ह हैं उनकी संख्या गिन के इसके नीचे लिख दो। देखो Al, अब Al लिख लिया। अब देखो SO4 के ऊपर कितने माइनस हैं, 2, तो ये 2 इसके नीचे लिख दिया, ठीक। अब आगे लिखा SO4, इसको लिख लिया। अब इसके नीचे संख्या कौन सी लिखेंगे, इसके ऊपर जितने चिन्ह हैं उनको गिन के, तो इसके ऊपर गिना कितने हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे नीचे 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आयन किस टाइप का हो,
परमाणुओं का समूह टाइप का हो, परमाणुओं के समूह टाइप का जब आयन हो, यानी कि उस आयन में 2 या 2 से अधिक टाइप के परमाणु हों या ज़्यादा संख्या में हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम चिन्ह गिन के नीचे जो संख्या लिखते हैं वो संख्या सीधे सीधे ना लिख करके इस तरह से कोष्टक लगा के लिखते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो 3 हम नीचे लिखेंगे वो सीधे 3 ना लिख के इस तरीके से इस आयन को ऐसे कोष्टक में बंद किया और नीचे 3 लिख दिया। एक और देख लो, क्या ले लें, क्या ले लें, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट देखो, अमोनियम NH4 1+ सल्फेट SO4 2-। ठीक है भाई, अब इसमें चलो बनाओ। अब ये देखो दोनों जो आयन हैं, ये वाला धनायन और ये वाला ऋणायन, दोनों किस टाइप के हैं, परमाणुओं के समूह टाइप के हैं। ठीक है, तो अब इनके नीचे संख्या लगेगी भाई, लेकिन कैसे लगेगी, कोष्टक लगा के। तो देखो NH4 पहले लिखा NH4, अब इसके नीचे संख्या लिखनी पड़ेगी क्योंकि SO4 के ऊपर 2 माइनस है, तो कितना लिखोगे, 2 लगाओगे, लेकिन 2 ऐसे सीधे सीधे नहीं लगा सकते, कैसे लगाओगे, इसको कोष्टक में बंद करके। तो NH4 का होल ट्वाइस, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, SO4। तो SO4 के नीचे संख्या लगानी है, कितना है देखो 1 है, तो एक लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, एक बार लिख दिया तो बस 1 हो गया। तो ये सूत्र बन गया NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है भाई, मिटा रहे हैं। एक और देख लो, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na+ ऑक्साइड O2-। ठीक, तो देखो इसमें भाई दोनों ही जो आयन हैं वो कैसे हैं, सिंगल परमाणु आयन है, मतलब कि एक ही परमाणु है, ये भी एक ही परमाणु है उसके ऊपर आवेश है, और ये भी एक ही परमाणु है उसके ऊपर आवेश है, परमाणुओं का समूह तो है नहीं। तो इसमें जब संख्या लिखेंगे इधर की गिन के नीचे, इसकी इधर नीचे, तो उसमें कोष्टक वोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमाणुओं का जब समूह होता है तभी कोष्टक लगाना है। तो अब यहाँ Na लिखा, इसके नीचे क्या संख्या लिखनी है, गिनो कितने हैं, 2। उसके बाद O लिखा, O के नीचे क्या लिखना है, इस पर कितना प्लस है, 1, तो 1 लिखना ही नहीं है, एक बार O लिख दिया बस हो गया। तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया Na2। अब आपको अपनी स्क्रीन पे एक पेज दिखाई देगा, इस पेज में कुछ आयन्स लिखे हैं, धनायन ऋणायन 35-40 होंगे करीब। इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कॉपी में नीचे लिख लेना है। उसके बाद इसको याद करना है। याद कैसे करना है, जैसे हम पूछें तुमसे सोडियम तो बोलोगे Na1+, अगर हमने पूछा एल्यूमिनियम तो बोलना है Al3+ विद चार्ज के, विद आवेश के। जैसे हमने पूछा अमोनियम तो बोलना है NH4 1+। उसी तरह ऋणायन में जैसे हम पूछेंगे सल्फेट आयन तो बोलोगे SO4 2-। इस तरीके से याद करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक और पेज शो करेगा जिसमें कुछ कंपाउंड्स के नेम्स लिखे हुए हैं। इन कंपाउंड्स के नेम देख के आपको इनके फॉर्मूले बनाने हैं, और फॉर्मूले जो आपने आयन याद किए हैं उनकी मदद से, उनकी सहायता से इनको बनाना है। पहले धनायन लिखना है, फिर ऋणायन लिखना है, फिर उनके चार्ज को देख के एक दूसरे के नीचे वही नंबर लिख के, जिस तरीके से हमने अभी बताए थे उसी तरह से फॉर्मूले बनाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।